बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने इंटीग्रेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करना है। और इससे पहले अगर किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितने भी आने वाले लेक्चर्स हों उनके बारे में आपको अपडेट्स हों। सो लेट्स बिगिन द इंटीग्रेटरी सिस्टम। देखें, इंटीग्रेटरी सिस्टम जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि बेसिकली हमारी बॉडी को कवर कर रहा है, जैसे कि स्किन। ठीक है, तो इंटीग्रेटरी सिस्टम क्यों ज़रूरी है? बिकॉज़ इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको हम फर्दर स्टडी भी करते हैं। हमारी बॉडी जो है वो एक सिस्टमाइज्ड वे में ऑर्गेनाइज्ड की गई है। हर एक सिस्टम दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक सिस्टम इंडिविजुअली काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम है और अगर आपके पास कोई और सिस्टम नहीं है तो आप कभी भी ये मत समझें कि अगर कोई एक सिस्टम होगा तो आपकी बॉडी जो है वो सही तरह से काम कर सकेगी। तो हर एक सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है और हर एक सिस्टम को अपनी प्रॉपर जो है वो परफॉर्मेंस के लिए दूसरे सिस्टम की ज़रूरत होती है। अब इंटीग्रेटरी सिस्टम में हम सबसे पहले स्किन की बात करते हैं, और इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ऑर्गन क्या होता है कि हमें पता है कि अगर हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो जब सेम सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं, और जो लार्जेस्ट हमारे बॉडी का जो ऑर्गन है वो स्किन है। और अपेंडेजेस क्या है कि स्किन से ऐसी चीज़ें जो कि ओरिजिनेट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे स्टडी करते हैं हेयर को, नेल्स को। अब देखें, हेयर जो है बेसिकली वो आउटसाइड द बॉडी होते हैं, ऐसे ही है। इट मींस कि ये अपेंडेजेस है। अपेंडेजेस क्या कहती हैं? एक्सटेंशंस। ठीक है, वो तमाम चीज़ें जो कि हमारी स्किन के ऊपर एक्सटेंशंस के तौर पे काम करती हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज अपेंडेजेस। इसी तरह अगर हम नेल्स की बात करें तो वो भी हमारे स्किन से बाहर की तरफ होते हैं। या हम सेबेशियस ग्लैंड्स की बात करें और स्वेट ग्लैंड्स की बात करें, जो कि हमारी जो स्किन होती है उसके बिल्कुल फ़ौरन बाद ही, यानी कि अगर आप फेशिया देखेंगे, आप एपिडर्मिस देखें तो वहाँ पे ये ग्लैंड्स जो हैं वो पड़े होते हैं। सो इंटीग्रेटरी सिस्टम की ज़रूरत क्यों है? अब वो इसके हमें जब फंक्शन स्टडी करेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि इस सिस्टम की ज़रूरत क्या है। डेफिनेटली हमारी बॉडी को ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने के लिए बहुत सारे सिस्टम की ज़रूरत होती है, और हर एक सिस्टम का प्रॉपर वे में काम करना भी ज़रूरी होता है। अब हम देखेंगे कि इंटीग्रेटरी सिस्टम जो है इसका बेसिकली फ़ंक्शन क्या है। द फर्स्ट वन इज़ प्रोटेक्शन। ये अंडरस्टूड बात है कि स्किन जो है वो हमारी बॉडी को कवर किए हुए है, और ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे काम करती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस जिनमें एक ह्यूमन बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती, तो वहाँ पे हमारी स्किन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस तरह से कि अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, तो आपकी बॉडी जो है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेगी? उनको अपनी बॉडी में इंजेक्ट नहीं करेगी। ऐसे ही है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में अगर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंजेक्ट होंगे, डेफिनेटली वो ह्यूमन बॉडी को डैमेज कर देंगे। सो प्रोटेक्शन इज़ द बेसिक फंक्शन। आप कह लें कि स्किन का, कि इसका जो बेसिक फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है, कि जब तक कोई चीज़ प्रोटेक्ट नहीं होगी तो वो अपना काम किस तरह से करेगी। जैसे अगर आप हार्ट की बात करें तो अगर हार्ट प्रोटेक्टेड नहीं होगा, हार्ट के स्ट्रक्चर में इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं कि उसके इर्द जो है वो पेरिकार्डियल कैविटी होती है, जहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, तो वो बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो अगर किसी चीज़ की प्रोटेक्शन नहीं है तो वो कभी भी अपना काम जो है वो सही तरह से नहीं कर सकती। सो द फर्स्ट वन इज़ प्रोटेक्शन। इट्स वेरी इजी, ये अंडरस्टूड बात है, और ये बहुत, यानी इसमें कोई ऐसा सच कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत बेसिक बातें हैं। यानी कि अगर आप स्किन के बारे में पढ़ते हैं तो डेफिनेटली प्रोटेक्शन हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती है। द सेकेंड वन इज़ टेम्परेचर रेगुलेशन। डेफिनेटली होम्योस्टेसिस के बारे में आपने FSC लेवल पे भी इस चीज़ को स्टडी किया होगा कि टेम्परेचर रेगुलेशन, होम्योस्टेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पास एक कॉज है एक इंसान के सर्वाइव करने का। अगर होम्योस्टेसिस नहीं हो रही होती, इट मीन्स कि आपकी बॉडी की नॉर्मल रेगुलेशंस नहीं होती। जब नॉर्मल रेगुलेशंस नहीं होती तो कभी भी ये चीज़ मुमकिन नहीं है कि आपकी बॉडी जो है वो एक सही वे में काम कर सके। सो टेम्परेचर रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर उससे ज़्यादा हो गया या उससे कम हो गया तो डेफिनेटली आपके, हमें पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, तो अगर हमारे पास मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारे बॉडी के जो नॉर्मल रेगुलेशंस हैं, जो द मेन इज़ होम्योस्टेसिस, और इसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेशंस जो हैं वो स्टडी करते हैं। अगर आप सिंपल टेम्परेचर रेगुलेशन, अगर टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं है तो डेफिनेटली आपके जो एंजाइम्स होंगे वो डी नेचर हो जाएंगे। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उस सूरत में भी, और अगर बहुत कम है उस सूरत में भी। अब इसके डी नेचर होने की रीज़न क्या होती है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक एंजाइम को बना रहे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है वो डी नेचर हो जाता है, क्योंकि जो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं
टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है। इस वजह से वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं करते और हम कहते हैं कि एंजाइम जो है वो डीनेचर हो गए हैं। तो टेम्परेचर रेगुलेशन में स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। इसमें इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्श इन्वायरमेंट से आपको प्रोटेक्ट करती है और डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट्स में इंसान को इस काबिल बनाती है कि वो सही तरह से सर्वाइव कर सके। द थर्ड वन इज़ एक्सक्रीशन। देखें, ह्यूमन बॉडी जो है वो एक ऐसा आप सिस्टम समझ लें जिसके अंदर एट अ टाइम थाउजेंड्स ऑफ जो है वो फंक्शंस हो रहे होते हैं। बहुत सारे फंक्शंस, ब्लड सर्कुलेशन भी है, एक्सक्रीशन है, रेगुलेशन है, होम्योस्टेसिस है, मेटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म और उसमें एनाबॉलिज्म फर्दर होती हैं। एक्सक्रीशन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखें, अगर हम देखें कि हमारे बॉडी में अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो डेफिनेटली उसके जितने भी वेस्ट होंगे, ऐसा नहीं होता कि आप जितनी फूड खा रहे हैं वो सारी की सारी आपकी बॉडी में, उसमें से जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके ब्लड में शामिल हो जाते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जिसको आप ऑलरेडी एफएससी में स्टडी कर चुके होंगे। एक्सक्रीशन क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी उस फूड कंटेंट का जो वेस्ट होता है उसको हमारी बॉडी ने एक्सक्रीट करना होता है, तो एक्सक्रीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सक्रीशन में भी हेल्प आउट कर रही होती है स्किन। किस तरह से अब हेल्प आउट कर रही है? देखें, अगर हम बात करते हैं स्वेटिंग की, ठीक है, तो आपको गर्मियों में स्वेटिंग एक प्रोसेस है, तो वो बेसिकली क्यों हो रहा होता है कि एक तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर उससे जो है वो रेगुलेट हो रहा होता है ताकि होम्योस्टेसिस हो सके और हम उस टेम्परेचर पे जो है वो अपने आप को मेंटेन रख सकें, जो कि एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो जो हमारे पास स्वेटिंग प्रोसेस है उसमें क्या होगा कि कुछ अमाउंट उसमें यूरिया की भी शामिल होती है और ये डेफिनेटली जो स्वेटिंग है वो हमारी स्किन के थ्रू होती है। अब एक्सक्रीशन की डिफरेंट टाइप ऑफ वो होती है ना, कि वो एक्सक्रीशन जैसे कि यूरिन एक्सक्रीशन, वो भी तो एक एक्सक्रीशन की टाइप है। तो आप जब ह्यूमन बॉडी इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है, तो इसमें अगर आप एक्सक्रीशन की बात करें, इट डजंट मीन कि यू आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली यूरिन और फीसिस, बट ऑल्सो द स्वेटिंग इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सक्रीशन फ्राम योर बॉडी। तो इस तरह से ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गया। द फोर्थ वन इज़ सिंथेसिस। हमें पता है कि जो स्किन है उसमें डेफिनेटली एक्सक्रीशन के साथ साथ सिंथेसिस किस तरह से हो गया, अभी हम इसको स्टडी करेंगे। वो कहते हैं कि स्किन के अंदर विटामिन D3 जो है वो सिंथेसाइज होता है फ्रॉम 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम द सन। देखें, यूवी लाइट सन से सिक्रीट होती है, इसीलिए कहते हैं कि अगर आप धूप में बैठते हैं सर्दियों में तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन के अंदर सिंथेसिस होती है विटामिन D3 की, और विटामिन D3 जो है वो बोन्स के लिए और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनकी जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि विटामिन D3 का। तो अगर हमारे पास ये एबिलिटी ना हो स्किन की कि वहाँ पे विटामिन D3 के सिंथेसिस हो सके, तो ना हमारी बोन्स उससे स्ट्रॉन्ग होंगी और ना ही हमारी जो है वो टीथ स्ट्रॉन्ग होंगे। तो बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही होती हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। द फिफ्थ वन इज़ सेंसरी परसेप्शन, ठीक है। सेंसरी परसेप्शन क्या है कि अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपको फील होना शुरू हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्किन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे यू हैव ऑलरेडी नो कि जो आपका नर्वस सिस्टम होता है उसके थ्रू आपकी जो एनवायरनमेंट की जितनी भी वेरिएशंस होती हैं आप उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। सो हीट है, कोल्ड है, इसके अलावा टच, प्रेशर, पेन के तमाम हमारे पास वो तमाम के तमाम स्टिमुलस हैं जो कि आपको एक्सटर्नली मिलते हैं और आपकी स्किन जो है बेसिकली उनको डिटेक्ट करती है। क्योंकि अगर आपकी स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स नहीं है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू डोंट हैव रिसेप्टर्स इन योर स्किन यू वुडंट बी एबल टू डिटेक्ट इन विच एनवायरनमेंट यू आर सर्वाइविंग, ठीक है। तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप सर्दी में बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं। तो रिसेप्टर्स डेफिनेटली अगर आप में सेंस नहीं, अगर आप में स्टिमुलस को डिटेक्ट करने की एबिलिटी नहीं है तो आप इस चीज़ को तो फील नहीं करेंगे कि वेदर इट इज़ यानी कि यहाँ पे हीट है, यहाँ पे कोल्ड है, बट आप उसका इन्फ्लुएंस देखेंगे अपनी बॉडी पे कि अगर आपकी बॉडी सही तरह से काम नहीं कर रही तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा कि आपको फील नहीं हुआ लेकिन आपके जो ऑर्गन्स होंगे वहाँ पे डीनेचुरेशन हो जाना शुरू हो जाएगी एंजाइम्स की, तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा जो होम्योस्टेसिस प्रोसेस है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे यही बात बता रहे हैं कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। इट कवर्स ऑल द एक्सटर्नल फ्री सर्फेसिस और डेफिनेटली चूँकि वो हमारी ओवरऑल बॉडी को कवर किए हुए हैं। एट वेरियस ओपनिंग्स ऑफ द बॉडी द स्किन बिकम कॉन्टीन्यूस एंड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन्स। वो कहते हैं कि कुछ ओपनिंग्स पे जो हमारी बॉडी है वो जो हमारी स्किन है बेसिकली वो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टीन्यूस हो जाती है। उसके बाद वो कहते हैं द स्किन हैज़ टू मेन पार्ट्स और लेयर्स। एक इसकी होती है जी एपिडर्मिस
और एक होती है डर्मस। जो एपिडर्मस है, एपी का मतलब होता है अपर, ठीक है। तो जो सबसे बाहर वाली होती है दैट इज़ बेसिकली एपिडर्मस। तो द एपिडर्मस इज़ द आउटर लेयर कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। तो एपिडर्मस क्या है कि वो आउटर लेयर है स्किन की, ठीक है। द डर्मस इज़ द थिकर लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू बीनीथ द एपिडर्मस, ठीक है। अब जो डर्मस होता है बेसिकली वो थिकर लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है, और वो एपिडर्मस के बिल्कुल नीचे है। तो आप ये समझ लें कि अगर यहाँ पे एपिडर्मस है तो उसके बिल्कुल नीचे क्या होगा, डर्मस होगा। और डर्मस के अंदर कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू का बेसिकली काम क्या होता है कि उसने स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है, उसने कंटेंट प्रोवाइड करना होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, मटेरियल प्रोवाइड करना होता है जो कि एक ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। देखिए जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं बेसिकली इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो वो अब एपिडर्मस में तो ब्लड वेसल्स नहीं होती, ठीक है, लेकिन जो डर्मस होती है उसमें कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ब्लड वेसल्स प्रोवाइड होती हैं और ये ब्लड वेसल्स फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं एपिडर्मस को, क्योंकि एपिडर्मस में ब्लड वेसल्स नहीं होती, वहाँ पे ऐसा कुछ वो नहीं होता। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू जो कि एपिडर्मस में पड़ा हुआ है वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज भी होता है, न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से यहाँ पे एक्सचेंज होती हैं। क्योंकि हमारी स्किन अगर एपिडर्मस में ब्लड वेसल्स नहीं है, इट मीन कि वहाँ पे अगर कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू अगर उनको ब्लड वेसल्स नहीं पहुँचेंगी तो डेफिनेटली जो एपिडर्मस होगी वो डेड हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं करेगी, क्योंकि जो उसकी न्यूट्रिशनल डिमांड है वो उसको नहीं पहुँच सकेगी। तो डर्मस जो है उसके अंदर बस इसमें मेन डिफरेंस ये है कि एपिडर्मस इज़ द अपर लेयर, ठीक है, और वो थिनर होती है एज़ कम्पेयर टू द डर्मस। उसकी रीज़न क्या है कि डर्मस में कनेक्टिव टिश्यू है और एपिडर्मस में नहीं है। तो डर्मस में कनेक्टिव टिश्यू अब क्यों है, एक ये क्वेश्चन आ गया। तो एपिडर्मस में कनेक्टिव टिश्यू नहीं है और डर्मस में कनेक्टिव टिश्यू है। डर्मस में कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, क्योंकि इस तक अगर इसमें कनेक्टिव टिश्यू वो है जिसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। अब उसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं तो डेफिनेटली जितने भी न्यूट्रिशनल डिमांड है एक सेल की, एक बॉडी पार्ट की, वो पूरी होती है इस ब्लड फ्लो के थ्रू, ठीक है। जहाँ जब ब्लड जा रहे हैं ऑक्सीजन भी जा रही है, वहाँ न्यूट्रिएंट्स भी जा रहे हैं, वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स भी जा रही हैं और जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे पहुँच रहे होते हैं। तो जब ब्लड फ्लो के थ्रू न्यूट्रिएंट्स आते हैं कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द डर्मस में, फिर यहाँ से वो जाते हैं एपिडर्मस में। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिलेट दीज टू थिंग्स। इसी तरह से हम एपिडर्मस और इसकी एनाटमी के बारे में फ़र्दर डिटेल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।